बैठ जाओ। कल हमने फैराडे का थर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे थे, समझा दिया था शायद, लिखवाना बाकी है। समझाया नहीं था? अरे ठीक है, बनवा देंगे। तो फैराडे ने अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में 2 कॉइल्स ली थी, ठीक है। पहले 2 एक्सपेरिमेंट में क्या दिया था, मैग्नेट और कॉइल ली थी। थर्ड एक्सपेरिमेंट में 2 कॉइल्स ली थी केवल, एक में करंट फ्लो करवाया था, एक में नहीं करवाया था, ठीक है। तो मैं 2 कॉइल्स बना दे रहा हूँ ऐसे कुछ, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, करंट फ्लो करवाया, एक की टैपिंग की रखी और रेस्टेट से कनेक्ट कर दिया। इसको क्या कर दिया, एक रोस्टेट से, रोस्टेट क्यों लगा दिया, इससे करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा कर सके। ये टैपिंग की लगा दी, ये बैटरी लगा दी, ठीक है। इन्होंने जब करंट फ्लो करवाया तो इन्होंने क्या पाया कि दूसरी जो कॉइल है, तो इस तरीके से रैप्ड है, उसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है। तो जैसे ये करंट, जैसे मतलब कि बैटरी कनेक्ट करके जो की है वो टैप की या फिर की को जैसे कनेक्ट किया, वैसे क्या हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, इस कॉइल में। या फिर करंट क्या होता है, एकदम से ग्रो नहीं करता, धीरे धीरे ग्रो करता है। पहले कुछ मिनिमम वैल्यू रही होगी, फिर एकदम से बढ़ती है धीरे धीरे। तो जब कभी वैल्यू 0 से एक कांस्टेंट वैल्यू स्टेडी वैल्यू तक पहुंचती है, जब भी यानी करंट चेंज हो रहा है, कहने का मतलब करंट जब चेंज होता है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इससे इस पर्टिकुलर कॉइल से चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी, क्योंकि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी इससे पास होंगी वो बढ़ेंगी या फिर चेंज होंगी, कह सकते हो। तो क्या उसने पाया कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तब तक डिफ्लेक्शन शो किया। जैसे ही कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर ली उसने या फिर स्टेडी वैल्यू अचीव कर ली इस पर्टिकुलर कॉइल ने, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि चेंज थोड़ी ना हो रहा है करंट। फिर उसने क्या किया, की को उठा दिया। अब की को जब उठा दिया तो क्या होगा, वैल्यू स्टेडी से 0 होगी, स्टेडी वैल्यू से यानी कि ज़्यादा वैल्यू से कम होने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे कम होगा। तो उसने क्या पाया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया अपोजिट डायरेक्शन में। जो पहले जब बढ़ रहा था करंट, तब जिस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन था, जब उसने टैपिंग की ऊपर उठा दी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखाने लगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने ये क्या रेस्टेट लगा रखा है, जो रेस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू घटेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रखोगे करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेट की वैल्यू कम ज़्यादा करी उसने, करंट की वैल्यू भी कम ज़्यादा हुई। कम ज़्यादा वैल्यू जब करंट की हुई यानी चेंज हुआ करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो इसके थ्रू फ्लक्स भी चेंज हुआ होगा, फ्लक्स चेंज हुआ तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ऐसे ऐसे होती रही, ठीक है। तो उसने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और बाकी जो 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे इसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। क्या क्या कंक्लूजन निकाले, देखो उसमें रीडिंग आ गई है, आने लगी। तो क्या कंक्लूजन निकाले, ध्यान से सुनना। जब तक रिलेटिव मोशन होगा, जब तक मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तब तक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा कॉइल में, ठीक है। जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टॉप होता है, दूसरा जो कंक्लूजन है, जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टॉप होता है वैसे ही क्या हो जाता है, फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है और इंड्यूस ईएमएफ नहीं होता है डेवलप उस पर्टिकुलर कॉइल में, जो भी कॉइल हमने ली है, सेकेंडरी कॉइल जो है यहाँ पे, ठीक है। बाकी में एक ही कॉइल थी, ठीक है। जब तक रिलेटिव मोशन होगा तब तक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे ही रिलेटिव मोशन रुक जाएगा, फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। इससे उसने क्या निकाला कि जैसे जैसे प्राइमरी कॉइल में, ये क्या है प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम, अभी बेसिक है। प्राइमरी कॉइल में जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे ही यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी और हमारा गैल्वेनोमीटर या फिर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा या फिर इंड्यूस करंट बनता रहेगा। जैसे ही स्टेडी वैल्यू में हम इसमें फ्लो करवाने लगते हैं, यानी कि करंट की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट फ्लो करवाने लगते हैं। जब कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, यानी फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो तो फ्लक्स कहीं चेंज होगा नहीं होगा, तब सेकेंडरी में कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, समझ गया। तो ये कुछ कंक्लूजन थे, लिख लो।
पहले एक्सपेरिमेंट थर्ड के बारे में लिख लो, डायग्राम बना लो। कल बनवाया तो था डायग्राम मैंने, बना लो बना लो बना लो, थोड़ा अच्छे से बना लेना, ठीक है। ये तो सही बना, ये थोड़ा कॉइल सही से बनाना, ठीक, बनाइए। प्रतीक तुमने फ़ोन किया था क्या? प्रतीक कोचिंग 12 है। अरे ऑनलाइन में आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं? यस सर। चलिए चलिए चलिए, बना ये डायग्राम बनाइए, इसमें लिखवाना है फिर मुझे। फिर से बता दें, देखो फैराडे ने अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में अभी 2 एक्सपेरिमेंट क्या लिया था, एक मैग्नेट ली थी, एक कॉइल ली थी, यानी कि एक उसको मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स चाहिए। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकती है। तो उसने क्या किया, एक कॉइल ली, प्राइमरी कॉइल, जिसमें करंट उसने फ्लो करवाया, एक की लगा दी और एक रेस्टेट लगा दिया, जिससे करंट की वैल्यू कम ज़्यादा भी कर सकें, ठीक है। एक सेकेंडरी कॉइल ली, इसमें कुछ नहीं फ्लो करवाया, बस कॉइल है, उस पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा कि भैया करंट फ्लो हुआ है कि नहीं फ्लो हुआ है, ठीक है, या करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है कि नहीं चेंज हुई है, ठीक है। तो पहले उसने क्या किया, करंट फ्लो हो रहा है, की क्लोज कर दी, टैपिंग की को नीचे छुआ दिया, तो क्या होगा, करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, जीरो से एक कांस्टेंट वैल्यू। तुम्हें लगता है कि करंट तुरंत फ्लो होने लगता है, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। वो धीरे धीरे इतना भी धीरे नहीं होता है, मतलब माइक्रो सेकंड में सब हो जाता है खेल, धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। तो क्या, जीरो से यानी कि जब स्टार्टिंग हुई और एक कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंचने में कुछ समय लगा, यानी कि कुछ ग्रोथ हो रहा है, करंट ग्रो कर रहा है कि नहीं, करंट ग्रो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो से लेकर बढ़ी होगी कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक। तो जब बढ़ी है मैक्सिमम लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक, तो आपका कुछ फ्लक्स चेंज हुआ होगा इस कॉइल से एसोसिएटेड, फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उसने देखा गैल्वेनोमीटर ऐसे ऐसे दिखाने लगा। फिर उसने क्या किया, टैपिंग की को हटा दिया, तब उल्टा चा काम हो रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू से जीरो वैल्यू में पहुंच रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा करंट। जब डिक्रीज हुआ फिर फ्लक्स चेंज हुआ। अब क्या हुआ, उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर मान लेते पहले ऐसे डायरेक्शन दिखाई थी, बाद में ऐसे दिखाने लगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, टैपिंग की को क्लोज रखा और रियोस्टेट में रेजिस्टेंस को बार बार चेंज किया। रेजिस्टेंस चेंज करने से भी करंट चेंज होगा, कम भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, जब तक उसने चेंज करता रहा करंट तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाता रहा। जैसे ही उसने कांस्टेंट वैल्यू कर दी, चेंज करना बंद कर दिया करंट को, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं शो हुई, दैट मीन्स इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, बस यही तो हुआ और क्या। चलिए लिखिए भाई थर्ड एक्सपेरिमेंट में। इसमें लिखो व्हेन, थर्ड एक्सपेरिमेंट है अभी, व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैग्नेटिक फील्ड gets associated with it, gets associated with it, associated with it full stop, as the primary circuit is closed, as the primary circuit is closed, as the primary circuit is closed, its value, sorry, the current through it, ऐसे लिखिए, the current through it, the current
through it changes from 0 to a certain steady value, changes from 0 to a certain steady value, जीरो टू स्टेडी वैल्यू लिखा था, देखो जीरो से स्टेडी वैल्यू है, जीरो टू स्टेडी वैल्यू फुल स्टॉप, दस मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें तो फ्लक्स बढ़ेगा ही, देखो प्राइमरी में तो फ्लक्स बढ़ेगा ही, सेकेंडरी में भी तो बढ़ रहा होगा, प्राइमरी में भी फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ बनता है, इसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे उस चीज़ को भी। अभी हम इस वाली कॉइल में देख रहे हैं, ठीक, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो है वो भी फिनोमेना सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। दूसरी कॉइल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, अलग फिनोमेनाज हैं। क्यों कहोगे सर फ्लक्स तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा होगा इस कॉइल में, बिल्कुल चेंज हो रहा होगा, इसके ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो रही होगी, लेकिन हम इसको भी नहीं ले रहे हैं, इसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है। Thus the flux linked with primary and hence the secondary, with primary and hence the secondary, and hence the secondary changes this sets up an induced current in the secondary coil. This sets up an induced current in the secondary coil in one direction. In one direction. This sets up the induced current in the secondary in one direction. फुल स्टॉप। अब क्या कर रहे हैं, हमने तो पहले करंट इंक्रीज करवाया, फिर हमने जब टैपिंग की क्या कर दी, हटा दी, उठा दी, इसको बोलते हैं सर्किट को ब्रेक करना। क्या बोलते हैं इसको, आगे लिखिए। एज द प्राइमरी सर्किट इज ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब उसका ये है कि की हटा दी, उठा दी है, ठीक है। ये मैं समझना कि ब्रोक क्या कर दिया, तोड़ दिया, नहीं तोड़ा नहीं है, सर्किट को तोड़ दिया, दैट मीन्स की को उठा दिया। एज द प्राइमरी सर्किट इज ब्रोकन द करंट डिक्रीजेज फ्रॉम, जब ब्रेक कर दोगे कहाँ से करंट जाएगा, स्टेडी से जीरो, धीरे धीरे कम होता है, एकदम से नहीं कम हो जाता है, ठीक है। एज द प्राइमरी सर्किट इज ब्रोकन, primary circuit is broken, the current decreases from, broken, the current decreases from, the current decreases from steady value to zero, to zero, thus the flux through secondary also the flux through secondary changes or decreases, और यहाँ पे भी चेंज होगी, कम हो या ज़्यादा हो, चेंज तो हो रहा है। द फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी डिक्रीजेज और चेंजेस, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी डिक्रीजेज और चेंजेस, फुल स्टॉप। देयरफॉर या thus an induced EMF is set up in the secondary, induced EMF is set up in the secondary in the secondary but in opposite direction, but in, अब अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होगा, देखो साफ साफ दिख रहा है, जीरो से स्टेडी बढ़ा तो फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा, तो करंट की उस हिसाब से डायरेक्शन हो गई होगी, तो इधर से इधर जाएगा तो उल्टा होगा कि नहीं, इंड्यूस EMF। डायरेक्शन भी निकालना मैं बता दूंगा आगे चल के, बड़ा आसान है, अभी बस थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कि होता क्या है। फुल स्टॉप। फिर लाइन चेंज कर लो, और जब क्या किया गया, कांस्टेंट वैल्यू यानी कि कांस्टेंट करंट फ्लो करवाया गया, ना इंक्रीज करा गया ना डिक्रीज करा गया, तो क्या हुआ, उसमें कुछ भी इंड्यूस EMF नहीं डेवलप हुआ। देखिए देखिए, when the steady current flows in the primary coil, when the steady current flows in the primary coil, the magnetic flux linked with the primary coil
द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the primary coil does not change and no current is induced in the secondary coil. Linked with the primary coil does not change and no current is produced in the secondary coil. कहाँ छूटा है तुम्हारा? लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल, पीसी लिख लिया करो ना प्राइमरी कॉइल को, पी कॉइल लिख लिया करो. प्राइमरी कॉइल डज नॉट चेंज. ठीक है, ऑनलाइन में जुड़े हो ना सब लोग? Yes, sir. With the primary coil does not change and no current is induced in the secondary coil. And no current is induced in the secondary coil. अब क्या है, तीनों एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन. ठीक है, तो कंक्लूजन लिख लो. कंक्लूजन क्या कंक्लूजन है? जब तक रिलेटिव मोशन होगा फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. जैसे रिलेटिव मोशन होना बंद हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे इसके लिए क्या होगा, जब तक करंट चेंज होता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, फ्लक्स चेंज होता रहेगा और सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा. जैसे स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट होगी, फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा. लिख लीजिए. अच्छा, एक और चीज़ है, जितना जैसे कल किसने पूछा था कि मूवमेंट हम रिलेटिव मोशन तेज तेज करेंगे तो क्या होगा, उतना ही तेज़ी से इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा. ठीक है, बिकॉज रेट चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो रेट चेंज ऑफ फ्लक्स होता है. तो जितनी तेज़ी से आप, जैसे कोई कॉइल है, आप तेज़ी से मोशन करवाइए या फिर यहाँ पे करंट बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज करिए, बहुत, यानी कि रियोस्टेट की वैल्यू ऐसे ऐसे करते रहो, यानी कि बहुत जल्दी आपका करंट चेंज होगा और उतना ही ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा. ठीक है, बस डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है, वो बात अलग है. डायरेक्शन पे बात में आएंगे. ठीक है, लिखिए. कंक्लूजन ये लिख लो. व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स, पहला कंक्लूजन लिखो. फर्स्ट कंक्लूजन इज व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a closed circuit changes comma an induced EMF and hence our induced current is set up in it, and hence an induced current is set up in it. सेकेंड लिखिए. in it. Second लिखिए. the higher the rate of change of magnetic flux, linked with the closed circuit, the greater is the induced EMF और करंट. ठीक है, और करंट. ईएमएफ और करंट, देखो ईएमएफ क्या होता है, अगर हम क्लोज सर्किट करें तभी ईएमएफ प्रोड्यूस जो है उसको करंट में हम, कि क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो होगा ना, ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया उससे क्या मतलब है हमारा. ठीक है, इसलिए अगर क्लोज जब तक नहीं करोगे तब तक करंट नहीं फ्लो होगा. इतना समझ में आ गया ना. अब हेडिंग डालो. लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो ये लॉज आपको ऑलरेडी पता है. ठीक, बेसिकली दो लॉ हैं. लॉ लिखो, हेडिंग डालो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. समझ लो पहले. देखो उधर डस्टर होगा डब करने वाला. कौन सा है अभी, मुझे भेज देती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का ही. चलो बता दूँगी. लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.
बेसिकली दो लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। पहला बोलते हैं फैराडे लॉ, लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो पहले। इन्होंने भी दो लॉ दे दिए थे, इनके भी लॉ को दो या फिर एक में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनको पहला फर्स्ट फैराडे लॉ बोला जाता है और सेकंड फैराडे लॉ बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या बोला, फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बोला, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसी बेसिस पे बोला उन्होंने। पहला लॉ उन्होंने ये बोला कि जब तक आपका फ्लक्स चेंज होता रहेगा, या फिर फ्लक्स चेंज होने की वजह से किसी क्लोज कॉइल में या फिर क्लोज लूप में एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, और ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक फ्लक्स चेंज होता रहे। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाए वैसे ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी। सेकेंड लॉ में इन्होंने ये बोला, सेकेंड लॉ थोड़ा कि जो फ्लक्स होता, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो डी फाई बाई डी टी होता है, यानी कि चेंज इन फ्लक्स के बराबर होता है, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है। बेसिकली डायरेक्शन के बारे में इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने बताया जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज इन रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। पहला लॉ समझ में आ गया। पहले लॉ में फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे? बताओ मनीष, तुम बताओ। तुम बताओ अंशिका। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या फिर जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी या फिर एसोसिएटेड विद एनी क्लोज लूप चेंज होगा, देन induced EMF developed in the coil and it will continue to produce until and unless the flux continues to change. फ्लक्स जब तक चेंज होता रहेगा तब तक ही प्रोड्यूस होगा, जैसे ही स्टॉप होता है फ्लक्स चेंज होना वैसे बंद हो जाएगा। दूसरे में क्या बोला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, रेट चेंज ऑफ, ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी यार, जो कंक्लूजन निकाला तो उसमें लिखा है ना कि हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स द ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये भी पढ़ा है हमने, सेकंड कंक्लूजन जो हमने पढ़ा है। ये लॉ समझ में आ गया? अरे ऑनलाइन में समझ में आया सबके? यस सर। तो फैराडे लॉ डालो, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे डालो, हेडिंग डालिए फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे लॉ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड केवल बताता है, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया इसने। दूसरे एक साइंटिस्ट थे लेंज, उन्होंने डायरेक्शन के बारे में भी बताया। ये लॉ तो तुमने 10th में भी पढ़ा होगा, फैराडे लॉ 10th में भी पढ़ा है तुमने। लिखिए इसमें फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ, अब लिखना फर्स्ट लॉ, लिखिए whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, whenever the magnetic flux linked with the closed circuit changes, comma, an EMF and hence a current is induced in it which lasts only तो कब तक रहती है, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहे, which lasts only so long as the change in flux taking place, change in flux is taking place, change in flux is taking place, या फिर कंटिन्यूस भी बोल लिख सकते हो। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पहला रूल हो गया या फिर पहला लॉ हो गया फैराडे का। सेकेंड लॉ लिखिए, सेकेंड लॉ फैराडे का लिखिए। क्या सेकेंड लॉ ये है, ईएमएफ जो होता है या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो चेंज इन फ्लक्स के बराबर, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ
the magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit ये लिख लेना। ईएमएफ को अगर ऐसे कैपिटल ई लिखना चाहो तो कैपिटल ई लिख सकते हो, ये लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, इतना क्लियर है ना। फिर सेकंड लॉ आता है लेंज लॉ, इसको थोड़ा समझ लो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएंगे। तुम्हें एक डायग्राम दिया होगा और दिखाया होगा कि मैग्नेट जो है ऐसे मूव कराया जा रहा है, तुमसे कहा जाएगा इंड्यूस ईएमएफ किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, या फिर तुमसे मतलब कि डायरेक्शन पूछ लेगा किस तरफ इंड्यूस ईएमएफ का डायग्राम बनाओ, या फिर तो ऑप्शन में दे रखा उसको टिक करना होगा, कैसे भी पूछ सकता है। लेंज लॉ, कोई बताएगा लेंज लॉ क्या होता है? पता है किसी को, कहीं सुना हो? देखो लेंज लॉ क्या होता है, इसने मैग्नीट्यूड नहीं बोला, इसने बताया क्या डायरेक्शन के बारे में बताया। मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी बता चुके थे वो, इसने क्या बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि वो अपने जो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है। भाई इंड्यूस ईएमएफ किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है कॉइल में, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि वो अपने जो जिस वजह से प्रोड्यूस हुआ है, जो भी कॉज है उसका प्रोडक्शन का, उसके कॉज को अपोज करता है। जैसे मान लो, जैसे हमने बताया था ना, एक कॉइल है, ये आपका मैग्नेट, हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल को हम इधर ला रहे हैं, ठीक है, कल बताया था ना ये। अब नॉर्थ पोल को जब इधर आ रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि रुके, मतलब कि नॉर्थ पोल जो है अभी फ्लक्स डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसकी जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी या फिर इंड्यूस करने की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि फ्लक्स डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा। या फिर ऐसे समझो, नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल को अपनी तरफ आने से रोकेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे करंट फ्लो होगा कि अब जब करंट फ्लो होगा तो पोलैरिटी भी बनती है, नॉर्थ या साउथ पोल बनता है, मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा। हमेशा नहीं बनता है, स्ट्रेट कंडक्टर थोड़ी ना, ये सर्कुलर या फिर कोई क्लोज लूप है उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट से आपको पोल वगैरह निकालना सिखाया था मैंने, ठीक है। तो नॉर्थ पोल जब इसकी तरफ आ रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें कौन सी पोलैरिटी बने कि इसको अपोज करे कि भैया मेरी तरफ ना हो, ये आना चाहता है, लेकिन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, दिक्कत होगी पहुँचाने में उसको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पोल बनेगा बताओ? नॉर्थ ही बनना चाहिए। तो नॉर्थ कब बनेगा? जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोड्यूस होगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इधर आना चाहता है, यानी कि जो फ्लक्स इधर है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इसकी कितनी है? इस तरफ है, साउथ से नॉर्थ होती है ना। तो इसको फ्लक्स डिक्रीज करना है, तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? यानी कि एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। देखो नॉर्थ पोल या फिर जहाँ पे बनता है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है। तो देखो कल हमने एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाया था, वो यही वजह थी। ये नॉर्थ पोल क्यों बना? क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज साउथ पोल बनता तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ता, ऐसे आते आराम से खिंच जाता। तो क्या हुआ भाई, जो भी हम वर्क कर रहे हैं वही तो दूसरी एनर्जी में चेंज होता है। कोई अब किसी चीज़ में वर्क करो, जैसे हमने कोई पत्थर रगड़ा तो आपने काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज करी? हीट में, एनर्जी में। या फिर आपने जनरेटर घुमाया तो मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जहाँ कहीं भी वर्क करते हैं हम लोग, वो किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में चेंज होता है। यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल है, इधर आ रहा है, तो इधर भी नॉर्थ पोल ही बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तभी तो कुछ वर्क कर पाओगे, तभी तो कुछ ये रिपल्शन होगा ना, तुम्हें अगेंस्ट द रिपल्शन मूव कराना पड़ेगा ऐसे, तो कुछ वर्क करोगे। वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वरना क्या होता, यहाँ साउथ पोल बन जाता, कुछ आराम से तुम मूव करा देते, तो तुम्हें कुछ वर्क भी नहीं करना पड़ता। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से डेवलप होगी भाई? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल थोड़ी ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ी ब्रेक कर दोगे। तो यही लेंज लॉ ने यूज़ किया। और लेंज लॉ ये पूछा भी जाता है किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल लेंज लॉ इज बेस्ड। तो क्या लिखोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसने इसी बेसिस पे तो बताया ये चीज़ कि वॉट एवर बी द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, द
द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज इन सच अ वे दैट इज ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। अपने कॉज को अपोज करने की कोशिश कर रही है। इसका कॉज क्या है प्रोडक्शन का? फ्लक्स इंक्रीज करना। तो इसकी पोलैरिटी किस तरीके से है कि मैं फ्लक्स डिक्रीज हो, अपोज कर रहा है फ्लक्स के इंक्रीज को। यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होना चाहता है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये क्या करेगा? फ्लक्स इधर प्रोड्यूस करना चाहता है, यानी नॉर्थ पोल बना के अपोज करना चाहता है उसका। ठीक है, कितना समझ में आया कि नहीं? और जब इसको दूर ले जा रहे होंगे तब क्या होता था? तब यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। क्यों? तुम दूर ले जा रहे हो तो आसानी से थोड़ी जाने देगा तुम्हें, तो क्या कहेगा? यहाँ साउथ बन जाएगा कि अपनी तरफ आओ। तुम उधर ले जा रहे हो लेकिन वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अपनी तरफ खींचने का मतलब फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? जब मैं इधर ले जाऊँगा इसको, मैग्नेटिक जो डाइपोल है या फिर बार मैग्नेट है उसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ क्या बन जाता है? यहाँ फ्लक्स डिक्रीज़ होने लगता है और ये क्या करने की कोशिश करेगा? मेरा फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पे क्या बना देगा? वो साउथ पोल बना देगा, क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? साउथ से नॉर्थ, यानी कि साउथ यहाँ बना होगा, नॉर्थ पीछे साइड बना होगा, और साउथ पोल जहाँ भी बनता है वहाँ पे कैसी डायरेक्शन हो जाती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है। समझ गए? तुम यानी कि इधर ले जा रहे हो लेकिन ये अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क जो तुम करोगे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे ही तो बेस्ड है ये। जितना अमाउंट आपने वर्क किया मैग्नेट को मूव करवाने में, वही वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जो कि कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है? इस कॉइल में रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ गए? बस सबसे आसान तरीका है। तुम्हें कोई भी डायग्राम दे रखा हो, तुमसे कहा जाए कि भैया बताओ कि कैसे किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगा, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा हो तो कुछ ऐसे करंट की डायरेक्शन लो कि फ्लक्स डिक्रीज़ होने की कोशिश करें। यानी कि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और समझ जाओगे। क्लियर है इतनी बात? चलो इसमें लिखो। ऑनलाइन में क्लियर हुआ कि नहीं कुछ? यस सर। या फिर ऐसे समझना, याद रखना, जब मैं इधर अप्रोच कर रहा था तो मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ बन रहा था। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट घटेगा कब? जब यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, तो साउथ पीछे साइड में बनेगा, इसके पीछे साइड में साउथ बनेगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की इस वाले जो डाइपोल है उसके मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो तभी तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट का अपोजिशन होगा। याद रखना, या तो ऐसे याद रखो कि आपको वर्क करना पड़े कुछ, बड़े आसानी से कुछ नहीं होगा कि मैग्नेट ऐसे क्या बड़े आसानी से आप मूव करवा रहे हो, नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। मैग्नेट को मूव करवाने में क्या होगी? आपको दिक्कत होगी। तो दिक्कत कब प्रोड्यूस होगी? जब तुम मूव कराना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, ये अपोज करें, तो नॉर्थ पोल ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। या तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? मैग्नेटिक, थोड़ा एडवांस तरीका, कि मैग्नेटिक मूवमेंट्स का अपोजिशन होगा। फ्लक्स इंक्रीज़ करना चाहता है तो ये फ्लक्स डिक्रीज़ कैसे करेगा? उधर साइड में फ्लक्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये नॉर्थ पोल इधर, नॉर्थ पोल से फ्लक्स इधर निकलने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से ये क्या निकलने की कोशिश करेगा? ऐसे। तो नेट फ्लक्स क्या हुआ? डिक्रीज़ ही तो हुआ। एक ऐसे फ्लक्स आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ। एक दूसरा तरीका ये है। ठीक है, जैसे भी याद रखो। लिखिए, लेंज लॉ लिखिए। दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट दिस लॉ स्टेट्स दैट, और ये चीज़ बहुत बार पूछी गई, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बहुत बार पूछी गई है ये। एक तो तुम्हारा किरचॉफ लॉ वाला बहुत बार पूछा गया। किरचॉफ लॉ में वो जो केसीएल था वो किस पे था बेस्ड? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। वो बहुत पूछा जा चुका है। केवीएल किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वो बेस्ड था। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वो बेस्ड था। और ये लेंज लॉ किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। बस इतना याद रखना। ये लॉज कई बार पूछे जा चुके हैं, किस पे बेस्ड है। देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट is such that it opposes the cause it opposes the cause it opposes the cause which produces it which produces it which produces it that means I dot e लिखना, I dot e, it opposes the change in magnetic flux। वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। अगर वो इंक्रीज होना चाहता है, हो रहा होगा,
तो उसकी करंट डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि अब वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, बस इतना याद रखना। अपोजेस, इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए, तो लेंज लॉ हो गया। अब जैसे मैं कुछ यही चीज़ समझा दूँ, यहाँ पे अच्छे से फिगर बना लेना। जो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में करवाया था वो बना लेना। एक में मतलब कि इधर ले जा रहे हैं मैग्नेट को, बनाना चाहो तो बनाओ वरना मत बनाओ। रीज़न समझ में आ गया क्या? मेन रीज़न समझना। डायग्राम ऐसे नहीं आएगा, मैं बताऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस पर। आपको कंडीशन दे रखी होगी, कहा जाएगा मैग्नेट ऐसे मूव हो रहा है, या फिर एक फिगर ऐसे दे रखा होगा, फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ जा रही हैं, तो बताना होगा कि हमें इंड्यूस करंट की कॉइल में क्या डायरेक्शन होगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे थोड़ी आसानी सिंपल से क्वेश्चन आ जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं करवा दूंगा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट याद रखना। फिगर आपने घर में बनाना, कौन से बनाने हैं आपको फिगर? तो एक्सपेरिमेंट 1 में जो जो एक नहीं एक बार मैग्नेट को इधर ले जाया जा रहा था, एक बार इधर ले जाया जा रहा था, वाला फिगर बना देना, पहले एक्सपेरिमेंट वाला, ठीक है? बस वही काफ़ी है। चलो अब आगे न्यूमेरिकल करते हैं थोड़े। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? लेंज लॉ का अब जो फाइनल फॉर्मूला बनता है इंड्यूस ईएमएफ का, वो क्या हो जाएगा? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो माइनस डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। माइनस क्या बता रहा है कि फ्लक्स की जो भी चेंज होगा उसकी डायरेक्शन के अपोजिट ही ई प्रोड्यूस होगा, लिख लो। अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हो, कोई कॉइल है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तब क्या होगा? इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो फ्लक्स बढ़ता है। क्या बढ़ता है? फ्लक्स बढ़ेगा, ई भी बढ़ेगा, ठीक है? इसलिए जो जनरेटर वगैरह होता है उसमें एक कॉइल का नहीं यूज़ करते हैं, कई सारे छल्ले टाइप के बने होते हैं, मोटी वो होती है, ठीक है? ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये फाइनल आंसर, ये वो है, ठीक है? इसको लिख लो। फिर एक न्यूमेरिकल करवाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं इसमें। तो वो भी लिख लेना, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी लिख लेना। एक क्वेश्चन लिखो, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया, न्यूमेरिकल लिखे, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया। अरे ऑनलाइन में भी क्वेश्चन नोट करिए, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जब मैं मैग्नेट को अंदर ले जा रहा था कॉइल के, तो उधर साउथ पोल क्यों नहीं बना? यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा था ना, साउथ पोल क्यों नहीं बना है? अट्रैक्शन होगा, वर्क नहीं करोगे कुछ, और फिर भी आपकी मैग्नेटिक जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या हुआ? वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। तो इसलिए, और लेंज लॉ के अगेंस्ट है ये। भाई कोई चीज़ वर्क करोगे तभी तो एनर्जी दूसरी प्रोड्यूस होगी, वरना हो ही नहीं सकती। अपने आप एनर्जी दूसरी प्रोड्यूस हो जाएगी, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। अब तुमने वर्क भी कुछ नहीं किया, दूसरी एनर्जी भी तुम प्रोड्यूस करे ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, इस वजह से। चलो क्वेश्चन लिखो, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर is placed is placed is placed in a magnetic field of 0.3 Tesla, 0.3 Tesla with its plane पहला लिखे पार्ट, नॉर्मल टू द फील्ड, सेकंड लिखिए फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड लिखिए इंक्लाइंड 30 डिग्री,
इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड, तीसरा है पैरेलल टू द फील्ड। फाइंड द फ्लक्स इन ईच केस, फाइंड द फ्लक्स इन ईच केस, फ्लक्स इन ईच केस। हाँ, बी ए क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, अपने आप ही करोगे, सरल क्वेश्चन है। प्लेन है कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मतलब नॉर्मल रखा हुआ है, और 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है मैग्नेटिक फील्ड से, ऐसे कुछ है। हमें बताना है कि तीनों केसेस में क्या क्या फ्लक्स होगी। करो, ट्राई करो। तुम दिखाओ क्वेश्चन, पढ़ना क्या है, दिखाओ, ट्राई करो तुम लोग भी। कौन? इलेक्ट्रॉन हमेशा नहीं सेमी सर्कुलर बनाएगा ना, अगर बाहर से शुरू हो रहा है, समझे नहीं, अगर वो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। नहीं तो सर्कुलर भी बना सकता है, लेकिन डिपेंड करता है ना वैल्यूज़ क्या क्या है, कि रेडियस पूरा उसका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं क्या बोला क्या गया उसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है, यही क्वेश्चन है, मुझे भेजना क्वेश्चन, ऐसे क्या बताऊँ मैं। ठीक है, अगर बाहर से आ रहा है तो ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा। अब ऐसा क्या है कि उसमें कितनी, तो सेमी सर्कुलर भी ऑप्शन था, ऑप्शन ही नहीं था सेमी सर्कुलर, तो सर्कुलर ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सेमी सर्कल भी तो एक सर्कुलर ही पाथ है एक तरीके से, वो आधा सर्कल है तो क्या हुआ, उसकी टेंडेंसी क्या होगी सर्कुलर पाथ में मूव करने की, इस वजह से सर्कुलर लिखा होगा। हमेशा सेमी सर्कुलर नहीं बनेगा, हो सकता है क्वाड्रेंट बन रहा हो, तुम्हें कुछ पता है उसमें? नहीं, वो तो आगे जाके इसे मुड़ने की कोशिश करेगा ना, सर्कुलर लिखना। ठीक है, बाकी तुमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि इसमें कौन सा पाथ सही है, कौन सा गलत है। अगर एज अ मतलब कि एज अ ऑन एन होल बोला जाए तो सर्कुलर ही लिखोगे आप, सही बोला उसने। इसमें क्या पूछना, a beam of alpha particle projected along opposite magnetic field। ठीक है, तो उसमें क्या है, बड़ा आसान है, आप लोग ऑनलाइन में करो भाई। एक अल्फा पार्टिकल है, उसको एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करवाया गया है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, एक्स तरफ है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ये बी की डायरेक्शन। हमसे पूछा है फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स हमेशा क्या होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, तो जेड की डायरेक्शन में हो जाएगा पॉजिटिव जेड। ठीक है, इस तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। या फिर ऐसे समझो, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी होता है ना, तो ऐसे ऐसे करो, बाहर की तरफ आएगा, यानी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। बस, और क्या पूछना है, इसको बताना पड़ेगा। इसका मुझे फ़ोटो भेज देना सेकंड वाले पार्ट की, फर्स्ट वाला छोटा था। ठीक है, थर्टी डिग्री पे हेलिक्स बनाएगा, किसी भी डिग्री पे चल रहा हो, 90 के अलावा किसी डिग्री पे तो ऐसे ऐसे पाथ बनाता है कि नहीं, पिच भी होगी उसमें और सर्कुलर मोशन भी होगा, तो बता चुका हूँ, हेलिक्स बनाएगा। अच्छा, ये वाला कैसे करोगे क्वेश्चन, हुआ कि नहीं? देखो लो हम बताते जा रहे हैं, देख फर्स्ट पार्ट, हाँ बताओ। एक मिनट, फर्स्ट पार्ट बताता हूँ। देखो ध्यान से देखो, सपोज कोई एरिया है, ऐसे समझो, बोला गया है कि एरिया को 90 डिग्री पे रखा गया है, प्लेन को, प्लेन ऑफ एरिया, मतलब प्लेन जो एरिया है उसको मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है अभी कि नहीं। तो हमें पहले पार्ट में बताना है कि फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा कितना ले रहे हो, 0 डिग्री होगा भैया। थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है भैया, कहाँ हो, हमें पता था यही गलती करोगे, तभी क्वेश्चन दिया हमने। इसका नॉर्मल क्या होगा, एरिया का इस तरफ होगा ना, एरिया वेक्टर, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा।
तो जीरो आ जाएगा। फ्लक्स पहले केस में क्या आ जाएगा? जीरो। कल यार यही तो बताया था मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स। कल हमने क्या बताया था फ्लक्स के केस में? यही तो बताया था, बी ए की वैल्यू निकाल लेना, जो भी हो कॉस जीरो आएगा। थीटा 90 डिग्री नहीं होगी, 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब बी ए की वैल्यू निकाल लो। कॉस 90 होता, 0 होता, तुम लोग थीटा 90 रख दिया होगा यार। अरे भैया कॉस 90। चलो बी ए निकाल लो इसका। तुम यार चलो 1.8 हाँ 10 के -2 वेबर आ जाएगा। क्या आया कहाँ से वो देख लो। बी की वैल्यू कितनी दी है? वो एरिया कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 30 10 की पावर -4, ये हो जाएगा कि नहीं? सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, 10 के -2 10 के -2 10 के -4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ रहा है 1.8 10 की पावर -2 वेबर। ये पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट समझ में आया कि नहीं? अच्छा, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, सेकंड पार्ट अच्छा है। तुम लोग थीटा 30 डिग्री रख दोगे, आ जाएगा आंसर तुम्हारा, लेकिन वो गलत कर रहे होगे। नहीं 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 नहीं, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया कुछ 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यही तो बोला है। कुछ एरिया जो है ये कुछ 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, लेकिन यार एरिया से एंगल नहीं देखते हैं ना, हम तो नॉर्मल से देखते हैं ना। कोई चीज़ है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है सपोज ऐसे, तो एंगल कौन सा लेते हैं हम? नॉर्मल से लेते हैं ना। यानी कि एंगल हम क्या लेंगे? ये लेंगे हम, एरिया वेक्टर से एंगल लेंगे ना, ये एंगल लेंगे ना। ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो यार, ये कोई प्लेन है, ये कोई लूप का प्लेन है, वो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है ऐसे, ऐसे कुछ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये 30 डिग्री है, समझ रहे हो? लेकिन क्या ये एंगल लोगे? नहीं यार, हमें लेना है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये, और इससे जो नॉर्मल ड्रॉ करूँगा इसके बीच में एंगल लेना है। तो देखो ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये 30 डिग्री एंगल है, जो नॉर्मल ड्रॉ करूँगा प्लेन से 90 डिग्री पे होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? 60 डिग्री लोगे। इसीलिए तो क्वेश्चन दिया है यार ये वाला, वरना क्यों देते हैं हम? इतना आसान थोड़ी ना देंगे। थीटा तुम्हें 30 डिग्री दिया तुरंत निकाल लो तुम, वरना तो बड़ा आसान हो गया। तो फिगर भी बना लेना। तो फिर फाई इक्वल टू क्या होगा? बी ए कॉज 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। सर इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 1.90। हाँ सही है, 10 की पावर -2। मेन चीज़ ये देख, मुझे ये बताने के लिए बताना है, ये तो कैलकुलेशन कर ही लोगे, मेन ये चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। फिगर जरूर बना लेना, 10 की पावर -2 बराबर। थर्ड पार्ट बताओ। सर 0। हाँ थर्ड पार्ट 0 हो जाएगा। थर्ड में क्या बोला गया है? पैरेलल है शायद, है। थर्ड में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारा प्लेन ऑफ लूप है वो पैरेलल है, ऐसे कुछ जा रहा है, तो इससे नॉर्मल बनाओ तो कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। नॉर्मल एंगल बनाना है नॉर्मल से। और यही तुम्हें टॉर्क में भी ध्यान रखना है। टॉर्क में जो थीटा होता था वो क्या आता था? आई ए बी साइन थीटा होता था। वहाँ पे थीटा क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस ऑफ द लूप के बीच में एंगल, प्लेन ऑफ द लूप के बीच में एंगल नहीं होता है। तो याद रखा करो, जो डेरिवेशन है उसमें थीटा क्या है, एम क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। किसमें? ना, एरिया के एक्सिस के बीच में। वहाँ पे ऐसा कुछ आ ही नहीं रहता। आई इंटू ए तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया था। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? एक्सिस की तरफ ही तो होती है। एक्चुअल में मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल था। टॉर्क का क्या फॉर्मूला था? यहाँ पे थीटा क्या लेते थे हम? अरे कुछ ऐसा फिगर बन रहा था, टॉर्क निकाला था हमने, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था, ये थीटा हो गया था, ये बी साइन थीटा आ गया था। यहाँ पे थीटा क्या है? ये एक्सिस ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो एंगल है। भूल गया सब डेरिवेशन वगैरह। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एक्सिस ऑफ द लूप। याद रखना ये चीज़ें, पढ़ के सब जाओगे लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें गलत कर दोगे, गुस्सा तुम्हें खुद पे आएगी। ये आसान चीज़ें थी, भूल गए। थर्ड वाला देखो, थर्ड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री,
तो आंसर साइन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? ऐसे है और तो 90 ये से नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनेगा। बी ए कॉस, तो 0 आ गया आंसर। समझ गया? नोट करो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन एक भेज दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन भेज दूंगा होमवर्क में। कल और भी कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे, इसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं बहुत। फिर सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब पढ़ाएंगे फिर, ठीक है? मुझे वो क्वेश्चन भेज देना, ठीक है? अच्छा, वो क्वेश्चन में था क्या एग्जैक्टली? इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री करवाया गया है, तो इंटर कर रहा है नॉर्मली, तो कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर ही ज़्यादा प्रेफर करोगे। या तो तुम्हें दिखाओ कुछ फिगर बना होता कि बाहर से आ रहा है तो सेमी सर्कुलर लिख सकते थे, ऐसे थोड़ी लिख दोगे। ऐसे तो यही माना जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराया, वो बाहर था, दिखाया गया था। मुझे भेजना, क्वेश्चन भेजना, ठीक है?